स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपिच पर। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इस बार जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो एक ऐसा विषय लेकर के आएंगे, एक ऐसा शीर्षक लेकर के आएंगे जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, जिसको हम कहते क्या हैं, समसामयिक विषय पर। तो उसी से संबंधित है अरावली। इस समय अरावली चर्चा में है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि हमारे लिए मरुस्थल को रोकने का काम करती है। और अगर हम ये कहें कि राजस्थान से होते हुए यह दिल्ली एनसीआर तक इसकी सीमा लगती है, और इसमें अगर इसके लिए हम एक लाइन ये कहें तो ये दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ग्रीन लंग्स का कार्य करती है। ये वही अरावली है जो हमारे लिए शुद्ध वातावरण बनाने का कार्य करती है। और अगर हम देखें तो आज के समय में स्वास्थ्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इस प्रदूषण में जैसे कि दिल्ली के, अगर हम अभी हाल ही में देखें नवंबर दिसंबर में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कुछ बढ़ जाता है। तो आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको करंट में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में जानना चाहिए, और इससे संबंधित जो भी रचनात्मक लेख हो सकता है उसके ऊपर आपको लिखने की बहुत ज़्यादा नहीं तो अभ्यास तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि अगर आपको परीक्षा हाल में ऐसा विषय दे दिया जाता है, ऐसा शीर्षक दे दिया जाता है तो उस पर आप बिना झिझक के, बिना रुके हुए और अच्छे से उस पर रचनात्मक लेख लिख सकें। तो इसमें अभी आप जो पीछे अधिकतर वीडियो में आप देखते रहे होंगे कि जब हम आपके सामने लेकर के वीडियो में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि पीछे शीर्षक लिखा रहता है क्या कुछ हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं दिख रहा है। आज आपको केवल एक ऐसा पर्वतों की तरह आप देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा हरा भरा आसमान से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, पहाड़ी के जैसा। तो ये वही अरावली है पर्वत श्रृंखला, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हरियाली युक्त है और यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर और आगे बात करें तो जलवायु की दृष्टि से अगर और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए और दिल्ली एनसीआर के लिए स्पेशली ग्रीन लंग्स का काम करती है। तो अब चलते हैं बिना देर किए हुए अपने आज के विषय पर कि क्या कुछ है जो कि हमारे करंट से रिलेटेड इस पे अरावली जो कि इस समय संकट में है ऐसा माना जा रहा है, उस पर क्या विषय बन सकता है, क्या शीर्षक बन सकता है और उस पर हम रचनात्मक लेख कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक शीर्षक चुनेंगे और शीर्षक के ऊपर फिर हम अपना रचनात्मक लेख लिखेंगे। और इसके साथ साथ वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि एक ही शीर्षक पर हम जो रचनात्मक लेख लिखे हैं उस पर और भी शीर्षक बन सकते हैं। हम आपको अभ्यास भी करवाते हैं कि इसका कोई अन्य शीर्षक भी बताइए। आप जब क्लास में जब पाठ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पाठ के वीडियो में जब हम पाठ को आपको एक्सप्लेन करते हैं तो उसका अन्य शीर्षक लिखवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वैसे ही इस अरावली शीर्षक से संबंधित, अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित जो शीर्षक बन सकता है और उस पर रचनात्मक लेख क्या हो सकता है, पहले उस पर अभ्यास करेंगे, फिर वीडियो के अंत में उसके और संभावित शीर्षक पर बात करेंगे। देखते हैं क्या है। तो अभी जो शीर्षक है वो है अरावली प्राकृतिक विरासत बनाम कानूनी सीमा। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी तो हमारे सामने अरावली जो है वह साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम प्रतीकार्थक रूप में देखें, अगर यहाँ अरावली का नाम ना लिखा जाए, केवल और केवल कुछ ऐसे शब्द लिख दिए जाएं जो कि हमें बताएं कि ये हमारे करंट में कुछ हो रहा है, उससे संबंधित है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी पर कि ये प्राकृतिक विरासत जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसको हम प्राकृतिक विरासत बोलते हैं। और इसके साथ साथ कानूनी सीमा भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि इस पर कोई एक ऐसा कानून बना है जिसको लेकर के इस समय चर्चा हो रही है और उस कानून की वजह से कहीं कुछ प्रभाव अरावली पर्वत श्रृंखला पर भी पड़ रहा है। और ये हमारे इस समय करंट का टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। तो पहले जैसे कि हम शुरुआत करते हैं कि रचनात्मक लेख लिखा कैसे जाता है, शुरुआत में हम कुछ ऐसी भूमिका बनाते हैं जिससे कि हमारा जो रचनात्मक लेख है वो थोड़ा सा आकर्षित हो। उसके साथ साथ हम तथ्यों को शामिल करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर शामिल करते हुए रचनात्मक लेख जो लिखा है, देखते हैं क्या कुछ है। अब आपको इसको बताते हैं। प्रकृति को मापने की कोशिश करना कभी कभी उसकी
असली शक्ति को समझने से रोक देता है। इसका मतलब कि हम अगर प्रकृति को मापने का प्रयास करते हैं तो यह उसकी जो असली शक्ति होती है उसको हम समझने में भूल कर सकते हैं। और अगर हम ये कहें तो सही बात तो ये है कि हमें अपने विकास के लिए प्रकृति से खिलवाड़, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, उसका दोहन करना बिल्कुल ये अनुचित होगा, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये इसके बाद यह कथन अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। बिल्कुल, क्योंकि ये अरावली जो पर्वतमाला है वो हमारे लिए एक प्राकृतिक विरासत है, और अगर हम विकास के नाम पर उसको ऐसा कुछ करते हैं, उसकी जो भी मूलभूत संरचना है उसके साथ अगर हम कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। आगे, राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैली इस प्राचीन पर्वतमाला ने सदियों से भूजल पुनर्भरण, यहाँ पर ये पर्वतमाला और सदियों से, भूजल मतलब भूमिगत जल जो होता है, पुनर्भरण, पुनर्भरण का मतलब होगा फिर से उसको भरना, संचित करना, इकट्ठा करना। मरुस्थलीकरण रोकने, वायु प्रदूषण कम करने और जैव विविधता बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। कौन? यही अरावली पर्वत। क्या क्या किया है? मरुस्थलीकरण रोकने, आप मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें जो मरुस्थल होता है, अगर ये इसकी बात हम करें, यहाँ पर जो ये मरुस्थलीकरण रोकने की बात आई है, तो ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और इसमें पहला शब्द है जो वो है मरु। मरु का मतलब होता है कि मरे हुआ, ठीक है ना, मरी हुई, और स्थल है ज़मीन, मतलब ये कि अब ये मरी हुई ज़मीन से मतलब है जो कि हमारे लिए अनउपजाऊ ज़मीन होती है, जिस पे हम कुछ उपजा ना सकें, कोई खेती ना कर सकें, तो इसको रोकने का कार्य करता है। इसका मतलब ये कि उन ऐसे स्थानों पर, ऐसे ज़मीन जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर ये पर्वतमाला जो है उसको रोकने का कार्य करती है। वहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से वहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको संतुलित करते हैं। आगे, वायु प्रदूषण कम करते हैं, यही कि जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन देते ही हैं, तो वो वायु प्रदूषण को संतुलित करते हैं। आगे, जैव विविधता बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इन सब बातों के बाद ये सब चीज़ें अरावली के द्वारा हमें मिली हुई हैं, लेकिन उसी में क्या है आगे, अरावली केवल पहाड़ों का समूह नहीं है। अगर हम ये कहें कि एक नज़र में देखें तो इसमें ढेर सारे छोटे छोटे पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, ऐसा ही नहीं है ये, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच की जीवन रेखा है। ये हमारे लिए जो है लाभदायक सिद्ध हो रही है, ना कि केवल पर्वत के रूप में पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। आगे, हाल ही में, हाँ, तो अब हुआ क्या था, ये तो हमारा भूमिका वाला पार्ट हुआ कि हम थोड़ा सा बताते हैं क्या कुछ है। अब क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर का है, समसामयिक विषय से संबंधित है, तो इसमें हम हाल ही में क्या कुछ घटित हुआ है, अगर उसकी हमें जानकारी है तो हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी संरचनात्मक ऊर्जा है जिससे आप कुछ सृजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इसे फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बात क्या है? बात यह है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल वही भू आकृतियाँ अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय सतह से 100 मीटर या अधिक है। ये इसकी एक नई परिभाषा दी गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है। और ये हुआ कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या ऐसा कोई मानक है जिससे कि हम पता कर सकें कि कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वह अरावली के अंतर्गत आएंगी, कौन सी नहीं। तो उसके, क्योंकि इसके पहले अभी तक कोई निश्चित मानक नहीं था इसका, बस सरकार ने यही किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट करके बताया। और हुआ क्या,
यहाँ पर इसका उद्देश्य खनन और भूमि उपयोग से जुड़े विवादों को स्पष्ट करना और एक सुस्पष्ट मापनीय मानक स्थापित करना है। इसका उद्देश्य ही यही था जिससे कि जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोका जा सके, ना कि खनन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जब एक निश्चित परिभाषा बन जाएगी तो उसके अंतर्गत जितने पहाड़ आएंगे उसको ऐसा नहीं है कि उसको खनन माफिया उसको ले जाएंगे वहाँ पर कुछ खनन करके या उसको अवैध रूप से जो भी व्यापार करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ इसका उद्देश्य यही था जिससे यह निश्चित हो सके कि क्या इसकी निश्चित सीमाएं हैं और यह कितने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आगे उसी में है, हालांकि इस निर्णय के प्रभाव से अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो गया। बस यही यहाँ पर एक ये विवाद की स्थिति बनी है जिसकी वजह से ये अरावली हमारा चर्चा का विषय बना है और यही इसीलिए ये करंट अफेयर से जुड़ गया है। यहाँ पर जो ये कहा गया है कि ये जो 100 मीटर की ऊंचाई या उससे अधिक है वही पहाड़ अरावली में आएंगे, तो उसका नुकसान ये हुआ कि इसके अंतर्गत केवल इसका 8% हिस्सा ही आता है। 92% हिस्सा इस पर्वतमाला का ऐसा है जो कि इस मापदंड से बाहर हो जाएगा और यहीं पर ये छूट मिल जाएगी कि जो भी अवैध खनन के माफिया हैं उनको मौका मिल जाएगा सरकार की इस लाइन को प्रयोग करके कि हाँ आपने ऐसा कहा है, हम उसके अंतर्गत उसके दायरे से बाहर का कार्य कर रहे हैं। बस यही विवाद का विषय बना हुआ है। तो हमें यहाँ विवाद को नहीं बताना है, हमें यहाँ केवल उन बातों को बताना है जिसकी वजह से रचनात्मक लेख बन सके। तो आगे चलते हैं कि यहाँ स्थापित करना हुआ और हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो गया। कुल 12,081 पहाड़ियों में केवल 1,048 ही इस, थोड़ा सा मुझे लगता है इसको पतला किया जाए, 100 मीटर की सीमा को पार करती हैं। मतलब ये कि 12,081 पहाड़ियाँ हैं टोटल और उसमें से केवल 1,048 ही, अगर इसको देखें तो केवल 8% ही होगा और इसका मतलब है कि लगभग 90% क्षेत्र अब कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। यही वजह से यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है जिससे खनन और अतिक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। और इससे जोखिम बढ़ेगा कैसे? क्योंकि जब एक दायरा बना दिया जाएगा तो जो भी खनन करने वाले हैं वो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह लिखा गया है, लिखित रूप से बताया गया है कि वही 100 मीटर या उससे अधिक वाले पहाड़ ही इसके दायरे में आएंगे। तो यहाँ पर उनको खनन करने में आसानी होगी और वो खुद को बचा भी ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं जो कि पर्यावरणविद हैं उनका ये मानना है कि यह जो है पर्यावरण को क्षरण पहुंचाने में सहयोग करेगा और हम हर तरह से अपने केवल स्वार्थ का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को एक आधार बना लिया जाएगा। फिर से कहूँगा कि आपने तो केवल 100 मीटर की ऊंचाई बताई है, तो ये कैसे हो सकता है। चलते हैं। छोटी पहाड़ियों और ढलानों का महत्व कम नहीं है, बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पर पर्यावरणविद जो हैं, जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ऐसा नहीं कि उनका कोई योगदान नहीं है, उनका भी योगदान है। तो अगर ये कह देना कि जो 100 मीटर से कम की ऊंचाई वाले हैं वो पर्वतमाला के अंतर्गत आएंगे ही नहीं, ये अनुचित होगा। ये भूजल पुनर्भरण में मदद करती हैं, थार मरुस्थल से उठती धूल को रोकती हैं और स्थानीय वायु गुणवत्ता बनाए रखती हैं। कौन? यही छोटी छोटी पहाड़ियाँ ही ये ज़्यादा कार्य करती हैं। आगे, यदि इन पहाड़ियों को संरक्षण से हटा दिया गया तो दिल्ली एनसीआर सहित कई क्षेत्र जल संकट, धूल प्रदूषण और मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यही इसका मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, जो कि पर्यावरण की चिंता करते हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा यही उनकी चिंता का विषय बन गया है कि यदि ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर हर तरीके से केवल और केवल हमें स्वास्थ्य का नुकसान ही पहुँचेगा, ना कि फ़ायदा। आगे फिर, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है
कि 100 मीटर नियम का अर्थ खनन को खुली छूट देना नहीं है। और किसी भी देश के सरकार जो होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने में और पर्यावरण को नुकसानने में, पर्यावरण का क्षरण करने में। तो यहाँ सरकार ने स्पष्ट किया है क्या कि 100 मीटर नियम का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम खनन को खुली छूट दे रहे हैं, बस केवल हमने एक परिभाषा बनाई है, एक सीमा तय की है बस। आगे खनन केवल वैज्ञानिक मानचित्र और सतत खनन प्रबंधन योजना के तहत ही संभव होगा। मतलब ये उसके लिए जो भी मापदंड बनाए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही दो विरोधाभास बातें हैं। एक तरफ ये कहा गया है कि जो 100 मीटर से कम की हैं उनको हम पहाड़ी में शामिल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम इसके लिए जो एक खनन प्रबंधन योजना है उसको ले आएंगे, उसके अंतर्गत जो नियम के अनुसार होगा वही किया जाएगा। आगे कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा अब भी संरक्षण में रहेगा और संवेदनशील क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सरकार ने स्पष्ट किया है और यही थोड़ा सा मेरे विचार से थोड़ा सा स्पष्ट ना होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अब आते हैं, सामाजिक प्रतिक्रिया भी मजबूत रही है। स्थानीय समुदाय, आदिवासी संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं अरावली हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि हम अरावली को यहाँ डिफाइन करने के साथ साथ हम रचनात्मक लेख लिख रहे हैं, तो रचनात्मक लेख लिखते समय हमें यह भी बताना ज़रूरी है, कुछ ऐसे जिसको हम कह सकते हैं कुछ ऐसे वक्तव्य का प्रयोग कर लेना है, कुछ ऐसे कोट्स भी लिख देने हैं जिससे कि वो थोड़ा सा आकर्षित बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो बात है कि अरावली हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये कौन कह रहा है? ये स्थानीय समुदाय कह रहा है, वहाँ का आदिवासी संगठन कह रहे हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो कि अरावली को बचाने के लिए आंदोलनरत हैं हम कह सकते हैं, या जो कि पर्यावरण की चिंता करते हैं, जो केवल और केवल मनुष्य के स्वार्थ को नहीं देखते। आगे उसी में, यह सिर्फ प्रकृति की सुरक्षा का सवाल नहीं है बल्कि समाज और संस्कृति की सुरक्षा भी है। बिल्कुल। अब आगे निष्कर्षतः ये हमारा जो रचनात्मक लेख है अब पहुंचा कहाँ? अंतिम पड़ाव पर आया है। क्या है? यह विवाद केवल कानूनी परिभाषा तक सीमित नहीं है, यहाँ यह विकास और पर्यावरण संतुलन, नीति और प्रकृति तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल, हम केवल और केवल विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, प्रकृति का क्षरण करें, प्रकृति का दोहन करें, यह सर्वथा अनुचित है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल प्रत्यक्ष लाभ के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले लाभ को नहीं नकारना चाहिए, उसको मानने से मना नहीं करना चाहिए। और हमारी जो प्रकृति है वो हमारे लिए कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से और कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा सहयोग करती है, जैव विविधता को बनाने में, मनुष्य को स्वस्थ रखने में। आगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से स्पष्ट है, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से छोटे पहाड़ों और ढलानों की भूमिका को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ये हम यहाँ पर अगर देखें तो हमने एक बैलेंस, एक संतुलित अपना विचार दिया है अंत में। तो आगे, अरावली का वास्तविक संरक्षण तभी संभव है, यहाँ पर हम अब अपना सुझाव के साथ साथ कुछ उसको आगे बढ़ाते हुए बता क्या रहे हैं, ऊंचाई के पैमाने से आगे बढ़कर उसकी पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को समझें और उसी के अनुसार निर्णय लें। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। तो ये रचनात्मक लेख हमारा पूरा हुआ। और अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि जो हमारा ये शीर्षक है
शीर्षक के साथ साथ हम रचनात्मक लेख जब लिखते हैं तो भूमिका से शुरुआत करते हुए, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा भूमिका का हुआ, ठीक। इसके बाद इसमें जो ये यहाँ जो हाल ही में शुरू हुआ है, यहाँ से अगर देखें तो जो हाल ही से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, ये विषय वस्तु के अंतर्गत ये कथानक वाली बात है, जो एक ढांचे को पूरा करते हुए उसका अगला स्टेप, अगला चरण होता है, जिसमें हम बताते हैं कि क्या कुछ अभी हो। भूमिका के तुरंत बाद हम बताएंगे कि अगर वो करंट अफेयर का मतलब समसामयिक विषय पर शीर्षक आधारित है, तो वहाँ पर हम तुरंत बताएंगे कि अभी हाल ही में हुआ क्या है, उसके बारे में क्या तथ्य हैं, तथ्यात्मक जानकारी देते हुए फिर उसको हम ये चर्चा का विषय क्यों बना है, ये सब बातें बताते हुए अपना सुझाव देते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एक ऐसा हम संतुलित तरीके का निष्कर्ष देते हैं, सुझाव देते हैं, निष्कर्ष में यहाँ सुझाव देते हैं कि जिससे ये पता चले कि ये ना तो हम एक ही तरफ झुके हुए हैं और ना ही मतलब ना हम पक्ष में रहें ना विपक्ष में रहें, हम बराबर तरीके से अपना सुझाव देते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि ना तो विवाद हो और ना ही वह किसी एक ही तरफ झुका हुआ लगे। ये रचनात्मक लेख लिखने का तरीका होता है और ये रचनात्मक लेख हमारा पूरा हुआ। और अगर आप इसको नोट करना चाहें तो यहाँ से आप, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको आप अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था ये, इसको आप अरे भाई ये भी थोड़ा सा ये अरावली प्राकृतिक विरासत बनाम कानूनी सीमा, ये इस पे रचनात्मक लेख पूरा हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने शुरुआत में बताया था कि इसी पर और भी शीर्षक बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये ना मिला, कुछ और ऐसे इसी पर संभावित जो इसका शीर्षक होगा अन्य शीर्षक, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो वो अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो वे अन्य शीर्षक ये हैं, कौन कौन से हैं। अरावली ऊंचाई की कसौटी पर प्रकृति। अब यहाँ अरावली शब्द तो लिख दिया गया है तो हम तुरंत जान गए, लेकिन जब अरावली ना लिखा रहे तो क्या करेंगे। उसके लिए जैसे यहाँ पर जब प्रकृति को परिभाषा में बांधा गया, तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, आप किसी ऐसे प्राकृतिक संपत्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं वहाँ पर आप इसका जिक्र कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद इसी में 100 मीटर की रेखा और अरावली का भविष्य, ये शीर्षक भी आगे। कानूनी परिभाषा बनाम प्राकृतिक अस्तित्व, ये हमारे लिए किसी भी जो हमारे प्राकृतिक जो भी हैं, जो भी हमारी प्रकृति है उसके ऊपर यदि नियम बनता है। आज यहाँ अरावली की बात आई है, कल अगर यहाँ पर नदियों से संबंधित कोई नियम बन जाता है, नदियों के पानी के उपयोग के ऊपर बन जाता है, नदियों से पानी निकालने के लिए नियम बन जाता है, तो वहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक अस्तित्व आया है, ठीक। इसके बाद अरावली माप के पैमाने पर पर्यावरण, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अरावली और 100 मीटर का प्रश्न, जब संरक्षण की सीमा तय हुई, यहाँ पर ये जब संरक्षण की सीमा तय हुई, इसके लिए हमारा जो शीर्षक है ये उस पर तो सही बैठता ही है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ऐसे भी तथ्यों का जिक्र कर सकते हैं जिसमें आंदोलन करने के बाद कुछ निर्णय लिया गया हो और वहाँ पर उसको सुरक्षा प्रदान की गई हो, किसको, प्राकृतिक संसाधनों को, ठीक। इसके बाद ये जब प्रकृति को परिभाषा में बांधा गया हो ही गया। मीटर की कसौटी पर पर्वत, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये अरावली माप और मौन का संघर्ष, कानून की रेखा और पहाड़ की पीड़ा, ये बहुत ज़्यादा अरावली के ऊपर सटीक बैठ रहा है। जब ऊंचाई ने अस्तित्व तय किया, यहाँ भी। अब इसके बाद क्या पहाड़ केवल आंकड़ा है,
ये प्राकृतिक नज़रिए से हम देखेंगे, उनको हम केवल आंकड़ा मान रहे हैं, उनको हम प्राकृतिक संपत्ति नहीं मान रहे हैं, हमें मान ही नहीं रहे हैं, हम उनको उनके अस्तित्व को नकार रहे हैं कि हमारे लिए किस तरह से लाभदायक हैं, किस तरह अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ये सहयोग कर रहे हैं, इसको हम पूरी तरीके से मानने से इनकार कर रहे हैं। आगे, अरावली प्राकृतिक विरासत बनाम कानूनी सीमा, इसी पर अभी हमने लिखा, यही वाला शीर्षक था जिसको हमने वहाँ आपको बताया। और इसके बाद अंत में संरक्षण की रेखा और अरावली का प्रश्न, ये वे संभावित शीर्षक हैं जो कि केवल और केवल अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व के ऊपर बन सकते हैं। तो ऐसा फिर से मैं बताता, जैसे हर बार बताते हैं, फिर से बता रहे हैं कि केवल आपको कह दिया जाए कि आप यही लिखिए, बिल्कुल नहीं, यही आएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही आएगा, ये एकदम कन्फर्म है। तो ठीक है, यहाँ पर ये अगर आप देखें, ये वाला जो शीर्षक है, ये इस शीर्षक पर हमने जितना लिखा, यही शीर्षक वाली ठीक बातें हमारी इन शीर्षकों पर भी लिखी जा सकती हैं, लिखी जाएंगी, वो सब एक ही हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हर बार बताते हैं कि ऐसे ही लिखना है, यही लिखना है, ये नहीं, ऐसे ही लिखना है, इसका ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि जो अन्य संभावित शीर्षक हैं, ये इन सब के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो मिल चुकी है और आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब आगे चलते हैं और हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं क्या कुछ पढ़ा, और इसके साथ साथ आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।